हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मॉर्निंग की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि इवनिंग 5 PM की वीडियो में जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से एनालिसिस करते हुए उनका डिस्कशन करेंगे। तो हेयर आई एम एंड स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मानव संचार के विकास के अनुक्रम में लगाएं। मतलब जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ और फिर कैसे जाकर के डेवलप हुआ, आपको इस तरीके से इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि अब जो एनटीए है वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, आपको एक कालक्रम में लगाने को दे देगा या फिर बुक्स का पूछ लेगा, कौन सी बुक पहले आई है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछेगा। और अब डायरेक्ट वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो 2-3 ऑप्शन मिक्स करके ऐसे दे देगा कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये 3 एक साथ में। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया है अभी का जो एग्ज़ाम है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ के उसको सॉल्व करने की, ताकि आप जो आपका गिवन टाइम है उसमें पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन को आपको विकास के कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा युग आया, इसको देखिए। तो देखिए, अगर कॉमन सेंस के बेस पे हम इसको समझें तो सबसे पहले क्या होगा, हम संकेतों की भाषा में करेंगे। क्योंकि शुरुआत में जैसे कोई हुआ, मान लो कोई बच्चा है तो उसको बोलना नहीं आता है तो वो संकेत देगा। तो सबसे पहला कौन सा आया, संकेत युग। उसके बाद थोड़ा सा बोलना, मतलब पहले संकेत आए, उसके बाद उसको हमने वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त किया, तो फिर हो गया वाक युग। उसके बाद वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त किया तो फिर सोचा गया कि इसका ये कई पीढ़ियों तक चलता रहे, तो इसलिए थोड़ा सा लेखन कार्य भी कर दिया जाए, तो लेखन युग आया। और जब लेखन युग आया तो उसके कुछ समय बाद ये हुआ कि चलो अब थोड़ा सा इसको डिजिटली भी कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक युग आया। और सबसे लास्ट में आता है आपका इंफॉर्मेशन एज, जो कि अभी जो उत्तर आधुनिकतावादी जो समाज है, जो करंट के जो सोसाइटी हैं, इनको बोला था सूचना समाज। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आया। तो सबसे पहले कौन सा आया था, ई, और उसके बाद आया बी, और उसके बाद आया सी। तो देख लो, ई बी सी, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे सांस्कृतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है। अच्छा, कुछ आपके क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछ लेता है वन लाइनर टाइप में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि कौन होगा। सांस्कृतिक नृविज्ञान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है, सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद तो नहीं पूछ रहा है, वैसा नहीं है, सांस्कृतिक नृविज्ञान पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका क्लिफोर्ड गीट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, कल्चरल इंटरप्रिटेशन से संबंधित ये रहे हैं, ये क्लिफोर्ड गीट्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण से संबंधित है। तो आंकड़े विश्लेषण की बात हो रही है, यानी कि हमने पहले संग्रहण कर लिया है और अब हमको क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो इसमें से कौन कौन सा नहीं होगा, पहले तो ये चूज कर लो। तो देखो, विश्लेषण की बात हो रही है तो आंकड़ा संग्रहण वाला ये नहीं होगा, और अवलोकन भी नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने अवलोकन कर लिया, आंकड़े संग्रहित कर लिए, तभी तो जाकर के उसका विश्लेषण करेंगे ना। तो फिर कौन से बचे, बी, सी और डी। तो ये राइट हो जाएगा, कोडिंग, संपादन और वर्गीकरण, ये तीनों हो जाएंगे बी सी डी। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी सी डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टैनली कोहेन, एक बहुत ही फेमस थिंकर, एस कोहेन, इनकी पुस्तकें दी हुई हैं और इसमें से कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं है, आपको ये इसमें से बताना है। तो स्टैनली कोहेन या एस कोहेन भी इनको कहते हैं, ये इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, फोक डेविल्स एंड मॉरल स्पेनिक्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक आई थी 1972 में। कब आई थी, ये वाली जो पहली वाली पुस्तक है ये आई थी 1972 में, और ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट हो गया आपका। उसके बाद विजन ऑफ सोशल कंट्रोल, ये इनकी पुस्तक है, आई थी 1985 में, 85 में। ठीक है, और एक है द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़, ये आई थी 1973 में, यानी कि ये डी,
सॉरी ई वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो 1973 में आई थी ये इनकी पुस्तक। तो आपका ए, सी और ई ये स्टेनली कोहेन की हैं। अच्छा, ये जो एस कोहेन है ये कुछ हद तक डेवियंस बिहेवियर, सोशल कंट्रोल इनसे संबंधित रहे हैं, और जो आपके थॉमस कोहेन है वो आपके रिसर्च से संबंधित ज़्यादा रहे हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एस कोहेन अलग है और टी कोहेन अलग है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए और सी और ई, थर्ड वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया गया? अच्छा, आप लोग वीडियो सिर्फ ऐसे देखते मत रहा करो, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कमेंट करने की कोशिश किया करो। जब आप कुछ भी लिखते हो ना तो आप वहाँ पे एक्टिव रहते हो, और हम जितना भी एक्टिव रहेंगे स्टडी में, आप जितना एक्टिव रहोगे आप उतना ही बेटर तरीके से उस चीज़ को याद कर पाओगे। उस टाइम पे मान लो याद भी हो गया तो बाद में भूल जाओगे, और जब आप एक्टिवली पढ़ते हो ना, एक्टिव स्टूडेंट के जैसे पढ़ते हो, तो वो चीज़ें लॉन्ग पीरियड के लिए आपको याद हो जाती है। तो साथ साथ में लिखते हुए भी चला करो आंसर को, या फिर उससे संबंधित जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि ये मैंने पहले पढ़ा था, तो वो भी कमेंट सेक्शन में साथ साथ में, ताकि आपका रिकॉल भी होता रहे। तो एक्टिवली पढ़ने की कोशिश करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था कहां से? ये शुरू किया गया था आपके बिहार से। अच्छा, आप बताओ जरा कमेंट करके कि चंपारण सत्याग्रह से कौन से भारतीय जो महान कांग्रेसी नेता रहे हैं वो कौन से संबंधित है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से। कौन है? गांधी जी हैं, ठीक है। और इनके अलावा और कौन रहा है? राजकुमार शुक्ल। तो ये दोनों लोग रहे हैं चंपारण सत्याग्रह से, और ये कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। सबसे पहला यही कहा जाता है, उसके बाद खेड़ा हुआ था 1918 में। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण या इंडक्शन के तत्व पूछ रहा है। प्रेरण या फिर इंडक्शन के कौन कौन से तत्व हैं? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ हद तक इंडक्टिव की बात की जा रही है। इंडक्शन दिया ना, इंडक्टिव मेथड की बात की जा रही है। इंडक्टिव मेथड में जहाँ भी होगा तो वहाँ पर क्या होता है, हम अनुभव करते हैं जाकर के, और फिर जाकर के हम उनको सत्य मानते हैं। तो एक तो डी तो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा, अनुभूति परक होता है। और क्या हो जाएगा, दो या अधिक चरों के बीच एक साहचर्य का हम सुझाव देते हैं, तो बी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सामान्य कथन, सुदृढ़ निष्कर्ष और निष्कर्ष से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये किसका हो जाएगा? ये डिडक्टिव मेथड के हैं। ए, सी और ई ये डिडक्टिव मेथड के हैं, और इसमें से जब हम एक्सपीरियंस करके अनुभाविक जो अध्ययन होता है और नियमित चरों के बीच साहचर्य का सुझाव देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव में। तो बी और डी यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? तो तुलनात्मक विधि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसने प्रयोग किया है? इमाइल दुर्खिम ने इसको नाम क्या दिया था? अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि। और इसके अलावा किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने इसको बोला था समाज का विज्ञान। जो सोशियोलॉजी है इसको समाज का विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही इसको बनाना चाहते थे। और जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने भी हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज किया है। तो तुलनात्मक विधि का इन्होंने भी प्रयोग किया है। तो कौन सा हो गया? ए, सी और डी। ए, सी, डी यानी कि थर्ड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते चलिए और साथ साथ में याद करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। शहरी विकास मंत्रालय 2017 में स्वच्छता सूचकांक के आधार पर दी गई स्वच्छता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित नगरों का सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे जो स्वच्छ जो शहर है वो कौन सा माना गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। सबसे स्वच्छ शहर अभी इंदौर, फिर भोपाल, उसके बाद विशाखापत्तनम और उसके बाद सूरत। तो CBDA यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें बुक्स पूछ ली गई हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपका गलत हो जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो वो ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन जब इजी वाले क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो तो वो थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात हो जाती है, वहाँ पर आप दूसरों से पीछे हो जाते हो। इस तरीके के क्वेश्चन है तो मोस्टली लोगों के गलत होते हैं। आपका सही हो गया तो आप प्लस में हो गए, अगर गलत हो गया तो भी कोई बहुत ज़्यादा एक वो बात नहीं है कि हाँ क्यों गलत हो गया। तो अब चलिए समझ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। रोजा हार्टमैन और विलियम स्यूरमैन, ये रोजा हार्टमैन और विलियम स्यूरमैन, ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है हाई स्पीड सोसाइटी। हाई स्पीड सोसाइटी, एक्सेलरेशन पावर एंड मॉडर्निटी, ये पूरा नाम है इस पुस्तक का। हाई स्पीड सोसाइटी, एक्सेलरेशन पावर एंड मॉडर्निटी। ये कॉन्सेप्ट भी मे भी पूछ सकता है, तो ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड सोसाइटी, मान लो कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया, रोजा हार्टमैन और विलियम स्यूरमैन। और ये बुक जो है ये 2009 में आई थी, अभी करंट की पुस्तक है ये, तो पूछ सकता है और कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। तो हाई स्पीड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट अगर ऐसे पूछता है तो भी यही होंगे, और बुक पूछता है तो भी। किर्क जॉनसन, इन्होंने लिखा था टेलीविजन एंड सोशल चेंज इन कलर इंडिया। तो टेलीविजन एंड सोशल चेंज इन कलर इंडिया ये किर्क जॉनसन की है। और एरिक स्लॉसर, ये इन्होंने फास्ट फूड नेशन की बात की है, तो फास्ट फूड नेशन इनकी पुस्तक हो जाएगी। और डोना हरावे, ये सिम्ब्रियंस और साइबोर्गस एंड वुमेन, रिनेवेंस ऑफ नेचर, ये थोड़ा वुमेन से रिलेटेड थोड़ा सा इन्होंने स्टडी की हुई है, डोना हरावे। तो कौन सा अभी देखते हैं। ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया 1, ए का थर्ड, बी का 1, आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विद्वान ने एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, बहुत आसान क्वेश्चन है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन शायद ही किसी को ना पता हो, सबको पता है। एक तो आपके हैं बोर्दियो, अब देख लो जरा ई वाला किस में मैच कर रहा है, तो ई वाला मैच कर रहा है ए से, तो फिर बर्नस्टेन भी हो जाएंगे। तो बेसिल बर्नस्टेन और पियरे बोर्दियो, इन्होंने कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात की है, और साथ में एजुकेशन, जो एजुकेशन के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरुत्पादन क्या होता है ये भी समझ लो। तो बोर्दियो ने कहा था कि जो शिक्षा है या जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये उच्च वर्ग की संस्कृति को ही रिप्रोडक्ट कर रही हैं। उनके पास क्लास ऑफ एक्सीलेंस है, जो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस है, तो वो लोगों को जो कल्चर है वही रिप्रोडक्ट हो रहा है एजुकेशन के माध्यम से। तो शैक्षणिक संस्थाएं उच्च वर्ग की जो संस्कृति है उसी को रिप्रोडक्ट कर रही हैं और उनको निम्न वर्ग पर थोपा जा रहा है। तो ये मानना था पियरे बोर्दियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है। तो सबसे कम शहरीकृत राज्य या ऐसा राज्य जहाँ पर जो शहरों की संख्या है बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पर ये ज़्यादातर इसका जो भाग है वो ग्रामीण है, शहरीकृत सबसे कम हुआ है ये, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी करंट में कई बार पूछा गया है। पिछले आई गेस ईयर में पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज़्यादा शहरीकृत है और सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा में तमिलनाडु है, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है सबसे कम में हिमाचल, और कई बार ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लिया है। तो ये थोड़ा सा सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सेंसस से रिलेटेड मेरी 2 वीडियो हैं, उनको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने पहले से सेंसस के नोट्स बनाए हैं तो उनको अच्छे से नोट डाउन, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से उनको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को किस घटना ने प्रेरित किया था। तो जो भूदान आंदोलन है ये कब हुआ था, 1951 के आसपास हुआ था। कहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था, तो आंध्रा में स्टार्ट किया था, और पोचमपल्ली गांव था, है ठीक है, हैदराबाद के निकट पोचमपल्ली गांव था, वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो भूदान किसने किया था, तो वो रामचंद्र रेड्डी ने किया था। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब इसमें से क्वेश्चन पे आ जाओ। तो जो नालगोंडा है यहाँ पर
एक घटना हो गई थी कि जो वहाँ के कुछ लोग थे तो उन्होंने एक तरीके से खूनी क्रांति शुरू कर दी थी, मतलब कि हम छीन करके गोली के दम पे या हिंसा के दम पे हम जमीन छीन करके ले लेंगे जमींदारों से। तो ऐसा ऐसा कुछ हो गया था। तो वहाँ पर जब विनोबा भावे जी गए तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ हिंसा में परिवर्तित हो रही है, तो उसको अहिंसक तरीके से कैसे जमीन सभी को वितरित की जाए सही तरीके से। तो तभी उन्होंने शुरू किया था भूदान आंदोलन। तो नालगोंडा घटना से प्रेरित था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो पोचमपल्ली गांव था, 1951। अगला क्वेश्चन है, इधर आपके साइंटिस्ट दिए हैं और इधर उनका योगदान दिया है कि किसने क्या क्या किया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का बड़ा ही इजी सा मेथड है। देखो इधर एक आपको दिख रहा होगा गैस लॉ, और गैस को हम लोग जब जैसे समझ लो कि प्रयोगशाला में हम कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं तो उनको मान लो कि हम बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, बॉयल का। और रेने डेस्कार्ट बहुत ही प्रसिद्ध एक थिंकर आपके रहे हैं। जब आप पढ़ते हो हर्मेन्यूटिक से संबंधित जब भी कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो तर्क बुद्धिवाद जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर रेने डेस्कार्ट आते हैं। तो मैकेनिकल फिलॉसफी, थोड़ा सा फिलॉसफिकल बातें कौन करता है, तो रेने डेस्कार्ट करते हैं। तो सी का 1, बी का 3rd हो गया। और उसके बाद डेविड हार्वे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और केपलर का हो गया प्लानिटरी आर्बिट्स। तो ए का 2, बी का 3rd और सी का 1। ए का 2, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 4th, यानी कि 3rd वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसका विचार है कि आगम्य गम निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है। तो आगम्य गम निषेध को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेस्ट टैबू, और इंसेस्ट टैबू का प्रयोग किसने किया था, विनिमय संबंधों में। अब थोड़ा विनिमय दे दिया, अब इजी हो गया ना। विनिमय संबंधों की बात कौन करता है इनमें से, वेरी इजी, लेवी स्ट्रॉस करते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने बताया कि इंसेस्ट टैबू ये इसलिए होता है ताकि जो निकट संबंधी हैं उनमें जो यौन संबंध है उनका निषेध किया जा सके। तो इसलिए फिर अब विवाह कहाँ करेंगे, क्योंकि निकट संबंधियों में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि विनिमय के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा विवाह की प्रथा चली। तो इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण नातेदारी विनिमय का परिणाम है और कुछ नहीं है, वो एक्सचेंज का परिणाम है। ये लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप के सामंती जागीरों की निम्नलिखित में से कौन सी 3 विशेषताएं थी। जो स्टेट सिस्टम था यूरोप का, वहाँ पर कौन सी 3 चीज़ें विद्यमान थी। तो एक तो आपका हैसियत यानी स्टेटस, ठीक है, हैसियत को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटस। तो ये था, पॉलिटिकल जो ग्रुप थे वो थे, और क्या था, श्रम विभाजन था। लेकिन दास प्रथा ह्रासमान थी, यानी कि घट रही थी, घट तो नहीं रही थी। तो ये तो नहीं होगा। दास न्याय के लिए अपील करने योग्य थे, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बच रहा है, ए, सी और डी। ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। जब भी हम सहभागी अवलोकन करते हैं या साक्षात्कार का प्रयोग कर हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देखो, समझ लो। प्रघटना विज्ञान में क्या होगा, हम चेतना के माध्यम से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, उस पर चेतना पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सामाजिक मानचित्रण, ये तो बिल्कुल कहीं से नहीं हो रहा। महामारी विज्ञान, इसका संबंध ही नहीं आ रहा। कौन सा है, एथनोग्राफी। जब भी हम एथनोग्राफी की बात करते हैं, एथनोग्राफी का मतलब ही है कि हम उस एथनिक ग्रुप में जा करके वहाँ पर रहें सहभागी तौर पर, और उसके बाद हम अध्ययन करें। तो सहभागी अवलोकन या साक्षात्कार का प्रयोग कर जब हम प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करते हैं तो ये एथनोग्राफी। नृजाति विज्ञान, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारण है जो कि जेंडर के परीक्षण में संगत है। तो प्रजनन अंग, जेंडर पट्टी, हार्मोन अवस्था, गौड़ लैंगिक विशेषताएं या फिर व्यावसायिक सूचकांक।
तो देखो जेंडर की जब बात हो रही है तो जेंडर जो होता है ये आपका सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर निर्धारित होता है, जो कि जबकि जो सेक्स बोला जाता है ये बायोलॉजिकल होता है। तो प्रजनन अंग ये होते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे काफ़ी हद तक सोसाइटी उसको डिसाइड करती है, तो ए हो जाएगा। फिर हार्मोनल अवस्था, यानी कि कौन सा व्यक्ति अपने आप को क्या मान के चल रहा है, मतलब जैसे होता है ना ट्रांसजेंडर, कि कई बारी वो है पुरुष लेकिन अपने आप को वो महिला के जैसे महसूस करते हैं, तो हार्मोनल अवस्था सी वाला भी हो जाएगा। और गौड़ लैंगिक विशेषताएं ये भी हो जाएगा, लेकिन व्यवसायिक सूचकांक और जेंडर पट्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, तो बी और ई नहीं होगा, ए सी डी। ए सी डी किस में है, पहले ही ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इजी है। इधर आपके विद्वान दिए हैं और इधर उनकी रचनाएं या फिर उनकी जो भी उनसे संबंधित जो भी है वो दिया हुआ है। तो ऑस्कर लेविस, गरीबी की संस्कृति बहुत बार पढ़ा होगा, कल्चर ऑफ पॉवर्टी सीधा सीधा दिया हुआ है। लुइस विर्थ ने नगरवाद को एक जीवन शैली के तौर पर परिभाषित किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अर्बनिज्म या नगरवाद, ठीक है। ये इन्होंने इसको एक जीवन शैली के तौर पर परिभाषित किया है। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी के दो भी देख लो। सी का यानी जेनिस पॉलमैन, ये मिथ ऑफ मार्जिनलिटी और राइट टू द सिटी, ये पहले भी क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया था। राइट टू द सिटी डेविड हार्वे की है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना या याद कर लेना। राइट टू सिटी किसकी है, डेविड हार्वे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और इनमें से किसमें अंतर नहीं किया है, व्यवस्था, संज्ञान, संबंध या फिर सामाजिक संघर्ष। तो देखो संरचना की बात हो रही है, तो अगर आपने ब्राउन की परिभाषा को ठीक से पढ़ा होगा जो उन्होंने संरचना की दी है, तो उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तियों के मध्य जो संबंध हैं उन्हीं को इन्होंने संरचना मान लिया है। तो यानी संबंध और संरचना इसमें इन्होंने अंतर नहीं किया, दोनों को एक ही मान लिया। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना को मूर्त माना है, क्योंकि व्यक्तियों को इन्होंने केंद्र में रखा ना, तो संरचना इनके अनुसार मूर्त है। लेवी-स्ट्रॉस वास्तविकता नहीं मानते इसको। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से दो भारत के सबसे विशाल बांध हैं, सरदार सरोवर, भाखड़ा बांध, टेहरी या फिर हीराकुंड। तो जो आपका भाखड़ा बांध है और टेहरी बांध है, ये दोनों सबसे बड़े माने जाते हैं। सबसे बड़ा है भाखड़ा बांध, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है टिहरी बांध, बी और सी। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, ये जो सारे बांध हैं ये किस किस नदी पर बने हुए हैं और कहाँ पर किस स्टेट में स्थित है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट करके। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है और किस स्टेट में है, भाखड़ा नंगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, ये सब किस नदी पर है और किस स्टेट में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इससे आपका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होता रहता है और आपका जो सब्जेक्ट वाला है वो तो तैयार है ही है। तो ये जो है ये सब करंट के टॉपिक हैं, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने लगे हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।